नमस्कार, मैं संजय कदम। आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। व्यूवर्स से बात करूंगा तेरा पंथ की। चलते हैं सरदार शहर, और सरदार शहर में महाप्रज्ञ जी, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के समाधि के क्षेत्र में जो भी निर्माण काम हुआ, बड़ा अद्भुत हुआ, बड़ा शानदार हुआ। लोग ये कहते हैं उस निर्माण कार्य को करने में जिस व्यक्ति की एक बहुत बड़ी भूमिका थी, वो है जयपुर के चेतन प्रकाश। और उन्होंने कल व्हाट्सएप पर मुझे कुछ मैसेज दिए, अपनी शिकायत लिखी, और काफ़ी कुछ उन्होंने अपने मैसेजेस में अपनी तकलीफ, अपना दर्द बयान किया। उसके बाद हमने भी अपने सोर्स से तफ्तीश की, और आपकी जानकारी के लिए बताता चलूं कि चूंकि मामला महासभा से जुड़ रहा था, और ये छोटी मोटी रकम की बात नहीं थी, बड़ी रकम की बात थी। और उसके साथ साथ बात इस बात की भी थी कि अगर किसी ने आपके लिए काम किया है और उसका भुगतान अगर उन्हें नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, आखिर वजह क्या है। तो हमने महासभा के महामंत्री जी से भी बात की, उनसे भी उनके जो तार्किक पक्ष है उनको भी लिया। और अब हम चेतन प्रकाश जी, जिनका सोशल मीडिया के माध्यम से उनके कुछ मैसेजेस भी गए बताते हैं, व्हाट्सएप पर उन्होंने मुझसे संपर्क किया था कल, और उनके कुछ मैसेजेस आए थे, और आज हम उनसे बात कर रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ है चेतन प्रकाश। चेतन जी नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। अब आप बताइए, कल व्हाट्सएप पर आपने मुझसे संपर्क किया, आपने अपने कुछ मैसेजेस भेजे, कुछ आपने ऑडियो जो है मैसेजेस वो भी भेजे, वॉइस मैसेजेस आपने भेजे। आपने काफी गंभीर सवाल खड़े किए हैं महासभा पर। तो ये मुझे बताइए कि आखिर सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, आपकी शिकायत क्या थी, कहाँ से हुई, और कहाँ पर आपकी बात इतनी पेचीदा हो गई कि आपको सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ा। जो बात आप वहाँ के पदाधिकारियों से बैठकर सुलझा सकते थे, उस बात को आखिर आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लेकर क्यों आए, ये भी मेरा सवाल आपसे बनेगा। चेतन जी नमस्कार भाई साहब। मैं जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा जी, और लगभग जयपुर में पिछले 13 साल से मैं इस महासभा और समिति के और इस समाज के लगभग 3-4 सभा समितियों से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है जी, और मैंने विगत 13 सालों में लगभग जयपुर में स्थित सभी संस्थाओं में इस समाज की सब में अपनी सेवाएं दी है, काम किया है, पैसा मिला है जी। उन्हीं के मार्फत, उन्हीं के वजह से मुझे समाधि स्थल पर जी भाई जब्बर जी चंडालिया जो जयपुर में विराजते हैं, सरदार शहर के निवासी हैं, उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि चेतन जी आपको सरदार शहर समाधि पे कुछ काम है 3-4 महीने का, आप मुझे लेबर दो। अच्छा, मैंने उनको चेतन जी, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपका मूलतः काम क्या है। मतलब आपको मेरा मूल कार्य कंस्ट्रक्शन का, निर्माण कार्य का ही है। निर्माण कार्य में मतलब आप क्या, मतलब जैसे ठेकेदारी के, मैं सारे काम, ठेकेदारी करता हूँ, सारे काम करता हूँ। मुझे आप केवल, आप अगर कोई नक्शा दे देंगे या नक्शा भी मैं बनवा दूंगा, आप मुझे अपनी प्लानिंग बता दो, मैं सारा काम आपका हैंड ऑन की करता हूँ जी। मतलब कर सकता हूँ, मैं उसमें सक्षम हूँ। आपके पास पूरी टीम है, आप उस आधार पूरी पर टीम काम मेरे करवाते पास है। मैं 28 साल से जयपुर में काम कर रहा हूँ। मुझे आप ये बताओ चेतन जी, मुझे आप ये बताओ कि ये जो काम, जो सरदार शहर महाप्रज्ञ जी की समाधि संस्थान की जो बात आप कर रहे हैं, उसकी जिम्मेवारी मूल रूप से क्या आपको दी गई थी? दारोमदार आप पर ही था या और भी कुछ लोग हैं? उसकी जिम्मेदारी वहाँ सरदार शहर समाधि स्थल के प्रभारी थे जब्बर जी चंडालिया। नहीं, उन्होंने बिल्कुल, वो तो समाज की तरफ से थे, प्रभारी थे महासभा की ओर से। बिल्कुल महासभा के प्रभारी और थे। उस समय महासभा की मैनेजमेंट जो थी दूसरी थी। कोई बात नहीं, काम शुरू करने के मैनेजमेंट आती रहती है, जाती रहती है, लोग बदलते रहते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो मूल परंपराएं हैं, जो कुछ आपके द्वारा बात हो जाती है, उस पर आने वाली मैनेजमेंट भी उस आधार पर जो है वर्क करती है। मुझे आप ये बताइए कि चंडालिया साहब ने आपको जिम्मेवारी दी, मतलब वो जिम्मेवारी मूलतः आपको दी? उन्होंने मेरे से केवल लेबर मांगी पहले फेज में। अच्छा, आपसे लेबर मांगी? इनिशियल स्टेज पे उन्होंने शुरुआती दौर में मुझसे कहा
कि 2-3 महीने का काम है, आप मुझे 15-20 लेबर की व्यवस्था दे दो, कारीगर और बेलदारों की, मजदूरों की। अच्छा, बाकी नक्शा वक्शा उनके पास था? बाकी सब उनकी प्लानिंग बाहर से हुई है, कलकत्ता से और अपने अहमदाबाद के कोई विशाल जी देसाई हैं। जी जी जी, चलिए और बात है। फिर क्या हुआ? आपने उन्होंने वहाँ पे हमको प्लान दिए, नक्शे दिए। मैंने उनको कहा कि ठीक है भाई साहब, मैं आपको लेबर देता हूँ। उन्होंने कहा समाधि का काम है, गुरुदेव का काम है जी, इसमें अपन को क्या है चेतन जी, बिल्कुल सस्ते सस्ता काम करवाना है। तो मैंने उसके बिहार पे उनको लेबर दी, 15-20 आदमी दिए मेरे। फिर उसके बाद वो काम बढ़ता गया, उनकी प्लानिंग लंबी चलती बढ़ती गई। मैंने वहाँ पे उनको 30-40 आदमी पर मंथ दिए। 9-10 महीने तक, 9.5 महीने तक मैंने वहाँ उनको आदमी प्रोवाइड कराए जी, जो केवल मेरे कंस्ट्रक्शन के काम में थे। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताइए, आप जो लेबर देते हैं उनकी जो हाजिरी या जो क्या बोलते हैं उनका जो वेतन होता है, जो पर दिन की उनकी जो भी होती है, वो तय आप करते हैं या लेबर उनसे तय करता है? लेबर का तय करवा करके भिजवाया। नहीं, आपने तय लेबर से करवाया? हाँ, जो हम दे रहे थे ना लेबर को यहाँ पर जी, उसके अलावा समाधि पे काम करने के लिए हमने उनको आने जाने का किराया प्लस रहना और खाने का व्यवस्था हमने जब्बर जी ने हाँ किया था, वो उनको दी गई थी। वो मतलब समाज की तरफ से दी गई? समाज की तरफ से। हाँ, वो जब्बर जी चिंडालिया साहब ने आपसे सहमति मतलब हाँ कही तो उन्होंने वो कमिटमेंट हुआ था, तो उसके हिसाब से हमने उनको 2.5-3 महीने के लिए लेबर दी थी जी। फिर क्या हुआ? काम आगे बढ़ता गया और उनकी प्लानिंग बढ़ती गई आगे। हमको ये नहीं पता था कि इतना काम हो जाएगा। मतलब हुआ मैंने उनको 2.5-3 महीने के लिए लेबर दी थी हाजिरी पे। कंस्ट्रक्शन उन्होंने पहले अपने सामने रखा था, क्या कंस्ट्रक्शन बढ़ता गया या इसी काम में डिले होती गई? केवल कंस्ट्रक्शन के काम के लिए मांगा था मेरे से। फिर बाद में जैसे जैसे काम बढ़ता गया मैंने मेरे आदमियों की टीम और बढ़वाई जी। फिर मेरे चिनाई, प्लास्टर और कारीगर, बेलदारों के अलावा उन्होंने मेरे से और टीमें मांगी जी, क्योंकि हम हर महीने में 3 या 4 दिन वहाँ सरदार शहर विजिट करता था जी, क्योंकि मुझे सुपरविजन करना ही था। तभी मुझे मेरा मेहनताना मिलता कि वरना हाजिरी मिलती आदमियों को मिलती, वो मुझे क्या मिलता? नहीं, आदमियों को जो मेहनताना मिलता वो तो आदमियों के खाते में, मतलब उनके हाथ में चला जाता। हाँ। आपको क्या मिलता जो आप इस बीच में जो मैंने उनसे कहा था कि मैं जयपुर में जो काम कर रहा हूँ समितियों का, आपकी समाज की, मैं 20% लेता हूँ उनकी हाजिरियों पर जी। आप मुझे 15% दे देना, क्योंकि गुरुदेव की समाधि किस तरह काम है। मतलब कहने का मतलब जो पैसा लेबर को दिया जा रहा था उसका 15% आपको अलग से दिया जाना या लेबर से कट के दिया जाना? लेबर से अलग से दिया जाना। मतलब लेबर को तो लेबर का मिलेगा, आपको संस्था 15% अलग से देगी, यही बात है जी। फिर क्या हुआ इसमें? उसमें मेरा सुपरविजन चार्जेस था और लेबर प्रोवाइडिंग का काम था। सुपरविजन चार्जेस की जो आप बात कर रहे हैं, ये मुझे जो पता चल रहा है वो वहाँ ये कहा जा रहा है कि सुपरविजन की तो कोई बात ही नहीं थी, आपको तो सुपरविजन उनका अपना था, वो ही खुद देखते। फिर मुझे जाना ही नहीं था ना वहाँ पर, मैं क्यों जाता हर महीने? मेरे पास मेरे टूरिस्ट के जिसने मेरे को टैक्सी से ड्रॉप किया लेके आया है, अच्छा, उसके सारे बिल हैं और उन्होंने एक बिल का पेमेंट किया हुआ भी है। मुझे भी वहाँ पर रहने और खाने की व्यवस्था दी गई है। अच्छा, तो समाधि पर इसकी सारे आप क्या कहना चाहते हैं? क्या मैं इस बात को इस रूप से समझूं कि जो महासभा की जो टीम पहले की थी वहां तक आपके हिसाब से काम हो रहा था, टीम चेंज होने के बाद में पहले मेरे हिसाब से नहीं हो रहा था, पहले भी काम उन्हीं के हिसाब से हो रहा था और बाद में उन्हीं के हिसाब से हुआ। नहीं, काम उन्हीं के हिसाब से उन्होंने ही बनाया था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ काम उन्हीं के हिसाब से हुआ, आपकी सहमति बनी। भाई बिजनेस कोई भी चीज होती है तो दो की सहमति से होती है, तो उनकी जो शर्त थी आपको मंजूर थी और आपके साथ काम हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि जो पुरानी टीम थी वहां तक आपके भुगतान की कोई समस्या थी या नई टीम के आने के बाद आपकी समस्या हुई? नई टीम के आने के बाद मुझे कोई समस्या नहीं हुई सर। तो फिर समस्या जब पैदा हुई जब हम 5 महीने तक वहाँ काम रेगुलर कर लिए। 5 महीने के बाद उनको और अन्य टीमों की व्यवस्था करनी पड़ी जब्बर जी को। जैसे कारपेंटर की टीम थी, फॉल सीलिंग की टीम थी, वो आपने ही दी। मार्बल टाइल लगाने वाले की टीम थी, वो भी आपने बिजली वाले की, वो उन्होंने मुझसे कहा कि आपके पास आदमी है तो बुला लो। मैंने बुलवाया, जयपुर में जब्बर जी के ऑफिस में ले जा करके उनकी मीटिंग कराई, उनके रेटें और काम तय करवाए
और उनसे एक लिखित में उनके लेटर पैड कंप्यूटर पे बनवा करके उनसे एक एग्रीमेंट तय करवाया। अच्छा। और उस पर उनके साइन करवा करके जब्बर जी को और महासभा के कार्यालय पे, समाधि कार्यालय पे हमने उनको दिलवा दिए और उसका कोई रिसिप्ट हमने नहीं लिया। हमारी गलती ये रही। अच्छा, आपने वो कागज उन्हीं को दे दिया, आपके पास कोई रिसिप्ट नहीं है? हमारे पास कोई वो नहीं था। अच्छा। अब क्योंकि हम बिल्कुल खेत में थे कि इस समाज के साथ मुझे 13 साल कंप्लीट कम से कम हो गए काम करते हुए, आज तक कभी कोई ऐसी व्यवस्था या अव्यवस्था हुई नहीं थी। हाँ। जो तय किया है जुबान से वो हमें हमेशा मिला है। और 13 साल से हमने, हमारे बच्चों ने इनका नमक खाया है, तो हमने आगे भी समझा कि शायद ये ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि अब मैनेजमेंट बदल चुकी थी और जब्बर जी ने सारे व्यवस्था के मेरे से कम 8 एजेंसियों से, मेरे अलावा 8 वेंडर से काम करवाया और तय किया, एग्रीमेंट करके, बात करके, अपने ऑफिस में बुला करके, घर पे बुला करके, सबको तय करके वहाँ भेजा, काम करवाया हमने, रात और दिन एक करके काम किया। मुझे बताइए चेतन जी, आपके साथ साथ 8 वेंडर्स और भी काम कर रहे थे? हाँ जी। 8 वेंडर्स भी क्या असंतुष्ट हैं? सारे के सारे असंतुष्ट है साहब। मैं कह रहा हूँ आपको, इन्होंने जो असंतुष्टों की लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने अपने स्तर पर 2-3 वेंडर्स वहाँ लोकल सरदार से किए थे। आप उनसे बात करेंगे तो वो भी कह देंगे हमारा पेमेंट आज तक नहीं आया। ऐसी व्यवस्था हुई है। नहीं, पेमेंट आज तक नहीं आया मतलब मतलब उनको पूरा भुगतान आज तक नहीं किया गया उनके हिसाब से। जो उन्होंने तय किया होगा वो पेमेंट आज तक नहीं मिला। पर मैंने मेरे किसी भी ज्ञापन में या पत्र में कोई उसका उल्लेख नहीं किया है, क्योंकि वो मेरे व्यक्ति नहीं थे, मेरे से उनका कोई संबंध नहीं था। पर वहाँ काम करते करते आज 8-9 महीने अगर कोई काम व्यक्ति हमारे साथ करेगा तो अच्छी बात है कि मुझे उनका भी दर्द। आपका मेन जो एक रहता है, मेन जो आपकी तकलीफ या जो दर्द या जो सवाल रहता है, वो सवाल मुख्य रूप से क्या है? आपका पेमेंट कब तक का बाकी रह गया आपके हिसाब से? मेरा पेमेंट विगत, मेरा तो खैर पूरे जब से समाधि स्थल पर काम शुरू हुआ तब से अब तक का बाकी है। मैंने तो शायद अभी तक समाज से, संस्था से 1 रुपया नहीं लिया मेरे मेहनताने के बेटे। आपने और मेरे साथ नहीं लिया? हाँ, अभी तक मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। मतलब जो 15% आपकी बात तय हुई थी, हाँ, उसमें मुझे 1 रुपया नहीं मिला है। तो जो प्रभारी हैं चंडालिया साहब, हाँ, भाई उन्होंने आपसे तय किया था। हाँ। और महासभा के एक तरफ से, ठीक है, महासभा के ही वो हैं प्रभार, उनका महासभा की तरफ से ही होगा अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ। तो अब वो क्या कह रहे हैं भाई आपके और उनके बीच में बात? 5 महीने हो गए, आज मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं है। और मैंने आपको पहले भी रिकॉर्डिंग भेजा है। विनोद जी भाई साहब को मैंने कम से कम 20 बार मैसेज और सुरेश जी भाई साहब को 20 बार मैसेज कर दिया कि भाई साहब आप कृपया हमारे जो लेबर वेंडर्स हैं उनके एक निवेदन है उस पर ध्यान दीजिए। मुझे एक बात बताइए, देखिए ठीक है, महासभा की हेड ऑफिस है, महासभा के उच्च पदाधिकारी हैं, उनके पास काम बहुत सारे होते हैं। नहीं, काम होते हैं, मैं वो उस बात पे नहीं आऊंगा। आपके साथ जिस व्यक्ति ने डीलिंग की, अगर वो वहां पर रेफर करते हैं, क्या उन्होंने वहां रेफर नहीं किए आपके कागज? अंत में सारे कागज महासभा कार्यालय में पहुंचे हुए हैं, मेल किए हुए हैं। मैंने खुद में बैठ के समाधि के कार्यालय से श्री बजरंग जी सेन है जो कंप्यूटर का काम जानते हैं, उनके मार्फत सारे बिल और एग्रीमेंट और सारे कागजात हमने मेजरमेंट वगैरह के बिलिंग करा के। ऐसा तो नहीं है चेतन जी, जो मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, इसको आप आरोप के रूप में मत समझिएगा। हाँ, मेरे पास भी कुछ सवाल आए हैं कि जो रेट है उस रेट में बहुत ज्यादा आप ये कह सकते हैं बढ़ोतरी है, और जो नपाई का जो भी होता है, जो मेजरमेंट है, उसमें बड़ा फर्क है। और आपने भी, आपके क्या ड्राइवर के नाम से कोई पैसे लिए थे? नहीं, आज तक नहीं लिया। सुरेश कुमार बेरवा जी कौन है? सुरेश कुमार बेरवा जी, अच्छा, सही बात आ गए आप।
ये मैंने आपसे संस्था के पहले ही फायदे कहा, के लिए। हाँ, मैंने बिल्कुल, आपसे आप पहले ही बिल्कुल सही कहा पॉइंट पे है कि मैं जब आपके मैसेज को हाँ, कल मैं पढ़ा बिल्कुल है सच बता रहा हूँ आपको। और हाँ, मैं बिल्कुल सच बताऊंगा। आज मैंने आपसे स्पष्ट कहा है कि मेरे मैं ड्राइवर नहीं है महामंत्री वो, से बात करके आ रहा मेरे हूँ। ड्राइवर नहीं फोन है पे सुभाष उनसे जी, बात की है। हाँ जी, मेरे सुभाष जी बैरवा ड्राइवर नहीं है। नहीं कौन है ये? आपके वेंडर ये है? सुभाष बैरवा मेरा सुपरवाइजर था। सुभाष संस्था है ने कि मुझे सुरेश है? कहा, हो सकता है सुनिए मेरी आप भूल हो रही होगी। हाँ आप शायद मेरी बात पूरे सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा जी। कि संस्था ने जैसे मैंने पहला बिल दिया तो धारा कंस्ट्रक्शन मेरी रजिस्टर्ड फर्म है जीएसटी की, मैंने उस पे उनका पेमेंट मांगा तो उन्होंने कहा ये जीएसटी का अपन पेमेंट नहीं कर पाएंगे चेतन जी, और लेबर का काम बहुत मोटा हो जाएगा, तो आप ऐसा कीजिए इसको है ना कोई अन्य फर्म के हिसाब से आप पेमेंट ले लो और लेबर को पेमेंट करवा दो। तो उसमें क्या संस्था को फायदा हो जाएगा जीएसटी का 18% का। तब मैंने एक रास्ता ये निकाला कि मेरा एक सुपरवाइजर था सुभाष बैरवा, उसके वो पहले कोई काम कर चुका था, उसके पास बिल बुक बनी हुई थी जी, उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं था जी। हमने 8-9 महीने तक लेबर दी समाधि पर और 45 लाख रुपए के लगभग हाजिरी का पेमेंट हुआ और उन्होंने सारा पेमेंट उस सुभाष कुमार बैरवा के नाम से किया। अच्छा, आपको ये बात किसने की कि हम जीएसटी नहीं दे पाएंगे? जब्बर जी ने। अच्छा, उन्होंने आपसे कहा कि हम जीएसटी नहीं। जब्बर जी चंडालिया ने बोला कि देखो जीएसटी का देखो फालतू नुकसान होगा चेतन जी, समाधि का काम है, धर्म संघ का काम है, इसमें फालतू पैसा नहीं लगना चाहिए। ऐसा काम मैंने इस तरीके की व्यवस्था पहले भी इस समाज के संस्थाओं के लिए की हुई है। आपने जो 45 लाख रुपया लिया, नहीं मैंने नहीं लिया, लेबर को दिया, जो भी है नहीं, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, आपने कहा संस्थाओं के लिए आपके व्यवस्था ली हुई है, लेकिन हाँ। हमारे जो गुरुजी हैं वो हाँ। ये कहते हैं कि सरकार के साथ भी आपको नैतिकता रखनी चाहिए। ये तो आप संस्था के पदाधिकारी समझे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अकेले का दायित्व थोड़ी है। हाँ ठीक है, मैं अब उस बात पे आ रहा हूँ कि जो आपने यहाँ से रुपए लिए, हाँ। वो आपने लेबर को दे दिए या लेबर को दिए? पूरे पैसे लेबर के पास पहुंचे हुए हैं। मेरी एक लेबर से आपसे कहलवा सकता हूँ, जो वहाँ लेबर व्यक्ति काम करके आया है, अब्दुल नाम का एक उनका हमारा लीडर था, टीम लीडर मेरा जी, उसको हमने सारा पेमेंट उसके थ्रू किया है और उनके खातों की डिटेल आपको दे सकता हूँ। 45 लाख रुपया अगर मैंने संस्था से लिया है ना सुभाष कुमार बैरवा के नाम पे। मुझे एक बात बताओ, एक थोड़ी सी एक सोचने की बात है कि जो महासभा के वर्तमान पदाधिकारी हैं उनकी आपसे कोई निजी दुश्मनी नहीं है? कभी कोई पहले? बिल्कुल नहीं है ना? सबने मेरे कंधे पे हाथ रखा, मुझे शाबाशी दी थी वहाँ पर। किसने? लोकार्पण होने के बाद और लोकार्पण के पहले भी 2-3 बार जैसे जब विजिट की है संसद के पदाधिकारियों ने, सुरेश जी भाई साहब ने, मनसुख जी अध्यक्ष जी भाई साहब ने, चलिए बहुत अच्छी बात है, देना भी चाहिए। इन्होंने मेरे कंधे पे बहुत शानदार हाथ रखा, मुझे बहुत सराहना दी है, मुझे आशीर्वाद दिया वहाँ पर। आपको सराहना दी है और उसके बाद आप ये कह रहे हैं, और आपने कुछ वॉइस क्लिप भी भेजी है कि उसके बाद वो आपसे बात करने के लिए भी तैयार। उसके बाद स्थिति ये हो गई ना भाई साहब, आज वो मेरा फोन उठाने को तैयार नहीं, मुझसे बात करने को तैयार नहीं। बोला कौन, हु आर यू, हम आपको जानते हैं। क्यों आपने किससे तय किया था? मैं एक बात चेतन जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी हमारी समाज की महासभा है करोड़ों रुपए का काम करती है, करोड़ों रुपए का अनुदान आता है। 15 करोड़ का जो काम हुआ है इसमें 14,50,000 14 करोड़ 15 लाख 50 लाख 60 लाख का पेमेंट हुआ है। 30-40 लाख का जो आपका मसला रह रहा है वो क्यों रहा? 30-40 लाख रुपए का मसला केवल मेरे अकेले का नहीं है साहब। तो फिर मैंने जो 6 या 8 वेंडर्स वहाँ एजेंसियां काम करने के लिए अन्य एजेंसी को बुलवाया, जयपुर से हायर करके, घिसाई वाला है, बिजली वाला है, पीओपी की फॉल सीलिंग वाला है, लकड़ी वाला है, मार्बल टाइल वाला है, पेंटर है, इन सबको बुलाया। इन सबका पेमेंट है वो 40 लाख रुपया। मेरा खुद का अकेले का मेहनत ना केवल 6,75,000 रुपया है। नहीं, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। आप चूंकि आप आपके माध्यम से वो आए हैं तो वो आपके लिए माने जाएंगे कि भाई ठीक है, आपको उनको देने अलग बात है वो, लेकिन माने आपके जाएंगे। देखिए, मेरी जो बात हुई है उस बात में जो सारांश निकला है वो सारांश ये है कि हमको किसी का एक पैसा रखना नहीं है।
ये बात विनोद जी भाई साहब खूब जोर जोर से बोल के गए थे वहाँ पर। बिल्कुल वो बोल के गए हैं समाधि पर। सुनिए, मुझे भी जब मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे भी ये आश्वासन दिया है कि हमको किसी का जायज एक पैसा रखना नहीं है, और चूंकि ये समाज के अनुदान से आया हुआ पैसा है, इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि हम व्यक्ति को गलत तरीके का पेमेंट हम नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो मानते हो इस बात को? आप मानते हो ना? बिल्कुल, ये एक जायज बात है, समाज का पैसा है और धर्म संघ का काम है। और मुझे भी व्यक्ति से अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी व्यक्ति को अननेसेसरी गलत तरीके से होना चाहिए उसको पैसा दिला दूं, क्योंकि इसका भुगतान यदि वो कर देंगे, वो कर भी देंगे, तो भी इसका भुगतान हमें कहीं ना कहीं जाके करना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात आपने कही, मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही है, इसका ये बहुत स्वागत योग्य बात आपने कही है। चेतन जी, मुझे एक बात बताइए कि एक जो कारपेंटर होते हैं, प्रतिदिन की जो मजदूरी होती है, वो कितने रुपए तक होती है? 800 से 1000 रुपए का आदमी मेरे पास अभी जयपुर में उपलब्ध है। उस वक्त, और यदि मैं आपको सरदार शहर उसको आदमी को जाना होगा और वहां पर वो अपना खाना पीना भी मैनेज करेगा, तो आपकी इस बात को, ये नॉर्मल सी बात है कि कोई व्यक्ति यदि जयपुर में बैठा रह करके 1000 रुपए कमा करके शाम को अपने घर जाके 20 बच्चे के साथ सो रहा है, तो वो ज्यादा सुखी है। तो दूसरे की उसको सरदार से जाना पड़े, तो जो 1000 रुपए कमा रहा था उसको बाहर खाना भी पड़ेगा, किराया भाड़ा भी लगेगा उसका, एक बार जाने का। आप ये कह रहे हैं ना कि जो रहने की खाने में वो व्यवस्था वहाँ दे रहे थे? एजेंसियों को केवल रहने की व्यवस्था दी थी, खाने की व्यवस्था नहीं दी थी। जो मेरे साथ 8 वेंडर गए थे, मेरे जो 30 या 40 आदमी थे ना पहले कमिटमेंट में, जिन्होंने निर्माण कार्य का, सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन का कार्य किया था, उन लोगों के लिए खाने की और रहने की दोनों व्यवस्था की कमिटमेंट थी। बाकी अन्य एजेंसियों के लिए केवल रहने की व्यवस्था दी थी समाज जी। तो आपके हिसाब से उसके बावजूद भी चेतन जी क्या हो सकता है इस संदर्भ में कि जो एक कारपेंटर की डेली की मजदूरी है? मैं आ रहा हूँ। वो सरदार से 1000 रुपए की, जैसे मान लीजिए अगर जयपुर में कर रहा है वो काम, सुबह से 9 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक काम करता है, उसको 1000 रुपए मिलते हैं या 1200 रुपए मिलते हैं। यदि वो यहाँ से जयपुर से जाके बाहर काम करेगा, तो ये नेचुरल सी बात है, वो खाना खर्चा भी जोड़ेगा और अपने क्या जोड़ेगा, नया किराया भी जोड़ेगा। मैं वही पूछ रहा हूँ, क्या तो उसका आप 1000-1200 से 400-500 रुपए ऊपर मान लो, 400-500 रुपए कितना ही होता होगा, चलिए 1500 मान लो। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक आदमी क्या लगातार 20 घंटे 2 महीने तक काम कर सकता है? किया है मैंने, लगातार 2 महीने मैंने खुद ने काम किया सर। मैं पिछले जिस दिन लोकार्पण होने का था 25 मई को, मैं एक दिन तारीख थी, चेतन जी मैं लोकार्पण हुआ था, वो लोकार्पण कार्यक्रम किसी कारणवश आगे बढ़ गया, तो 8 तारीख को हुआ। मैं वहां पर 19 तारीख से लेके और 10 तारीख तक समाधि पर ही था जी। आप नहीं मानेंगे शायद मेरी इस बात को, मेरी वर्किंग जो थी और मेरे आदमी की वर्किंग जो थी, हमने पूरी रात जग करके काम किया। सुबह 4 बजे सोए और 10 बजे हम वापस साइट पर आ गए। आप मानेंगे इस बात? देखिए, नहीं, मैं जब आप कह रहे हैं, मेरे अलावा लगभग 90 आदमी थे ऐसा, वैसे इस तरीके से। व्यवहारिक रूप से ये इसलिए उचित नहीं लगता क्योंकि 1 दिन 2 दिन 5 दिन हो सकता है, 2 महीने तक अगर ऐसा काम किया जाए तो फिर व्यक्ति का शरीर कुछ अलग होगा। 2 महीने तक ऐसा काम हमने नहीं किया। हाँ, लास्ट के 1 महीने ऐसा काम हुआ है और उसमें स्थिति ये हुई है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पास जो तथ्य आ रहे हैं, तो मुझे टीम भी बदलनी पड़ी है, उसमें 4000 रुपए करीब लगाए जा रहे हैं प्रतिदिन के। अच्छा, 20 घंटे और 4000 रुपए। अच्छा, तो देखिए, जब एक तरफ हम कहते हैं कि धर्म संघ का काम है, पुण्य का काम है, तो वहां पर कुछ चीजें जब ऐसी आ जाती है ना, तो फिर व्यक्ति का विश्वास डोलता है। फिर व्यक्ति पूरी तरह से तहकीकात करता है कि फिर ऐसी फाक, ऐसी पोल कहाँ पे हुई है। साहब, इसके लिए जिम्मेदार मैं अकेला नहीं हूँ।
कि 20 घंटे किसी व्यक्ति ने काम किया है या नहीं किया है, इसका निर्धारण कौन करेगा? वही मैं कह रहा हूँ कि मैं तभी आपसे इसका निर्धारण कौन करेगा साहब? वहाँ पर उनका एक एजेंसी का एक सुपरवाइजर, एक इंजीनियर, साइड इंजीनियर, और एक उनके कार्यालय प्रभारी श्रीमान, क्या नाम, बजरंगी सेन, मैंने आपको नाम बताया था, जिन्होंने, और रमेश जी सारस्वत, जिन्होंने वहाँ साइड पर रहते हुए सारे कामों को अंजाम दिया। विशाल देसाई अहमदाबाद की टीम से, जो आर्किटेक्ट की टीम थी, उनके थ्रू सारे काम की देखरेख उनके द्वारा की गई, उनके द्वारा निर्देश दिए गए, सारे काम उनके हिसाब से हुए हैं। और मैंने केवल टीम दी है और उनको जांचा परखा है कि जिसने जैसा काम, किसने कोई काम गलत हुआ है उसको सही करवाया है। मेरी ड्यूटी इतनी थी वर्क में जी। अब उसने 20 घंटे काम किया, 18 घंटे काम किया, 16 घंटे काम किया। इस काम को देखने के लिए उनकी खुद की एजेंसी है, और कितने फुट काम किया, किसी ने 100 फुट काम किया, 200 फुट काम किया, उसका बिल बना के उस बिलों को नपवाया उन्हीं की एजेंसी, उन्हीं के लोगों ने नपवाया, संस्था के लोगों ने नपवाया, जिनको संस्था वेतन दे रही है। बोल बताया जा रहा है नपाई में भी बहुत फर्क आया है। तो उसमें मैंने तो आज तक कहीं फीता पकड़ा ही नहीं जी। मैंने तो कहीं किसी का फीता नहीं पकड़ा। मुझे क्या जरूरत थी फीता पकड़ने की? ना तो मेरा उनके बिल से कोई लेना देना, ना मेरे उनके काम से। मेरे को तो काम आउटपुट चाहिए था। चेतन जी, आप मुझे क्वालिटी चाहिए। आप प्रोफेशन के साथ जुड़े हैं, प्रोफेशन में 2 पैसा आदमी ईमानदारी से कमाने की सोचता है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। लेकिन आप ये बताइए कि जो आचार्य महाप्रज्ञ जी की समाधि स्थल पर जो निर्माण काम हुआ, उसमें जो आप डाटा, जो आप तथ्य दे रहे हैं, जो आप राशि बता रहे हैं, क्या आप पूरी नैतिकता के साथ इस बात की वो कह रहे हैं कि एकदम ये हमारा एकदम सही है, इसमें कहीं कोई फर्क नहीं है? हम इस बात को 110% साबित कर देंगे यदि हम किसी रूप से गलत हैं तो। वरना उसके अलावा हमने महासंघ के पदाधिकारियों से 20 बार नहीं 200 बार हमने निवेदन किया कि आप समाधि पर इन सभी वेंडर्स को बुलाओ, बात करो, किसी के काम में कोई कमी है, नाप में कोई कमी है, कोई और रेटों में कोई कमी है या बढ़ोतरी है, तो आप उसको वहां आके जस्टिफाइड करो ना। आप आज 6 महीने बाद अगर ये कहोगे कि यार ये काम गलत हो गया या ये नाप गलत है, नाप का समझ में आता है, 100 फुट की जगह 80 फुट भी हो सकता है, 100 फुट की जगह 110 फुट भी हो सकता है, उसको तो भूल चूक लेनी देनी है। हम आज उसको क्लियर करेंगे। रेटिंग हमने जो है आपसे जयपुर में बैठ के तय करने के बाद में काम शुरू करवाए। अब बाजार के अंदर आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बाजार में जो काम जयपुर में यदि 20 रुपए में हो रहा है और मैं 20 रुपए में करके मेरे पास 3 रुपए बच रहे हैं, तो मैं सरदार शहर क्यों जाऊंगा साहब उसका आपको करने के लिए? यदि मैं सरदार शहर जाऊंगा तो 20 की जगह शायद मैं उनसे 22 लूंगा। नहीं, 20 की जगह 22 लेंगे, वहां तक तो ठीक है। हाँ, 20 की जगह 40 नहीं मांगूंगा। हाँ, वही बात है। स्थिति कहीं भी नहीं है। यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको जस्टिफाई करवाइए। मुझे ये सवाल आया था कि यार इस रेट पर तो यहाँ कलकत्ता में काम हो रहा है। साहब कलकत्ता में हो रहा होगा, महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा ये तो रेट है क्या? मतलब साहब आपके वहाँ हो रहा होगा, मुझे भेज दो आप आदमी। जयपुर में काम है हमारे पास। नहीं, कई जगह ऐसा भी हुआ होगा कि आपने या आपके उन जो लोगों ने जो रेट दी है वो बाजार की रेट से भी कम रेट दी गई और काम ले लिया गया। उसके बाद में एडिशनल खर्चे, एडिशनल काम दिखा करके बिल को बहुत बड़ा कर दिया गया। साहब वो काम एक्चुअली क्या हुआ है, अब आप मेन मुद्दे पे आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली इस समाज की संस्था के जो म्यूजियम बनाया, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ मैं इसमें लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए का फायदा दे सकता था यदि मुझे ये प्लानिंग दे देते कि हमको ये चीज बनानी है। एक्चुअली इनके आर्किटेक्ट के पास आज तक कोई बिजली का नक्शा नहीं है। आप किसी भी आर्किटेक्ट एजेंसी, इतना बड़ा संस्था का आज शायद पूरे हिंदुस्तान में ये पहला हाईटेक म्यूजियम बन के तैयार हुआ है और इस समाज की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूँ इस समाज के इतने बड़े इवेंट का, इतने बड़े कार्य का इतना बड़ा काम हुआ है, उसका इलेक्ट्रिक का आज तक इनके पास कोई लेखा जोखा नहीं है कि हमें ये इलेक्ट्रिक पॉइंट लगाने हैं। कोई ड्राइंग नहीं है। आप किसी व्यक्ति को आप कोई ड्राइंग दे करके भेजेंगे, उसने उस ड्राइंग पे काम कर दिया, उसके बाद में आप कहीं पॉइंट मांग रहे, कहीं पॉइंट मांग रहे। फॉल सीलिंग वाले के पास आपका कोई प्लान नहीं था,
आपने उसको कहीं का दस्ता दिया और बना दिया कहीं और का, समझ रहे हैं आप। तो जो व्यक्ति जो काम करने गया है, यदि वो 10,000 स्क्वायर फीट काम करने गया है तो उसको उसकी लागत आनी थी 100 रुपए स्क्वायर फीट। उसने वहां पर उस ड्राइंग के हिसाब से काम कर दिया, उसके 100 रुपए पूरे हो गए। अब चूंकि आपके पास प्लानिंग पूरी है नहीं, आप उस काम की बनने के बाद फोटो देख रहे हो, कह रहे हो आप चेंज कर दो, तो उसका इलाज क्या होगा साहब? उसकी मेहनत ज्यादा लगेगी, उसकी मटेरियल अलग लगेगी, वो मटेरियल का नुकसान तो आपका हुआ ही है, समाज का नुकसान हुआ है। मैं आपका नहीं मानता हूँ, समाज का नुकसान हुआ है। यदि ये प्लानिंग हमें ये 9 महीने पहले ढंग से बता देते, बैठा करके मीटिंग करते 2 दिन, कोई दिक्कत नहीं, तो मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ कम से कम 30-40 लाख रुपए का तो बिजली का तार बचा देता। मतलब आप ये कह रहे हैं इनकी प्लानिंग सही नहीं थी, इसलिए पहले बता दिया गया, फिर चेंज आज भी दावे के साथ कह रहा हूँ, और मेरे हर आदमी बोलेंगे आपको ये बात, मेरे 8 वेंडर यही बात बोलेंगे आपको, साहब हमने जो काम तय किया था हमने वो काम कर दिया, उस काम के अलावा हमने 30% एक्स्ट्रा काम किया है। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि काम के अतिरिक्त हमने काम किया है? अतिरिक्त हमने 30% एक्स्ट्रा काम किया है साहब। जो इन्होंने प्लानिंग का नक्शा या बात करके हमको बुलाया, उस काम के अलावा हमने 30% एक्स्ट्रा काम किया है। उस बात का क्या पैसा नहीं मिलेगा? नहीं लेना मांगना चाहिए किसी व्यक्ति को? आपने मुझे बुलाया, ये मकान बनाना है, इसमें कितना खर्चा होगा? मैंने कह दिया साहब ये काम होगा, इसमें 10 लाख रुपया खर्चा होगा। फिर यदि आप मुझे कहें कि नहीं यार आप इसमें ये कर दो, अब ये कर दो, आप बढ़ाए जाओगे, तो साहब ये तो गुड़ है, जितना डालोगे उतना मीठा होगा। मतलब कहने का मतलब है कि बिना प्लानिंग के, अधूरी प्लानिंग के काम शुरू, अधूरी प्लानिंग के पूरा काम शुरू किया गया। मैं कम से कम 1.5 करोड़ रुपए बचाता समाज के। चलिए आपकी और मैंने बचा के दिए हैं 45 लाख रुपए का जीएसटी मैंने किसी को नहीं दिया, समाज ने किसी को नहीं दिया। मेरी लेबर का जीएसटी का अगर मैंने सुभाष कुमार बेरवा के नाम से बिल दिया है पेमेंट, तो समाज का बचा के दिया मैंने, मेरी जेब में डालाई। मैंने मेरे अभी तक वहां जाने आने का किराया तक मेरे पास जेब से लगा हुआ है। चलिए आप अपनी बात ये कह रहे हैं, मुझे अब एक बात बताइए कि आपने जो व्हाट्सएप में कुछ लोगों के नाम दिए हैं, हाँ जी, उनमें से कुछ लोगों ने तो सेटल कर लिया है। सेटल नहीं किया साहब। यदि वो लोग सेटल करते तो मेरे पास, मेरे घर आकर के मेरे धरना नहीं देते वो, या मुझे रोजाना फोन नहीं करते, भाई साहब क्या करूं? मैंने कहा लेबर कोर्ट पे केस कर दे, मैंने उनको ये कहा। नहीं, आपने कहा अच्छी बात है, अगर आप न्यायिक प्रक्रिया में जाते तो ठीक है, सामने वाले को भी अपने क्योंकि मैंने इस चीज को उचित नहीं समझा कि न्यायिक प्रक्रिया में जाएंगे तो मेरी भी बदनामी होगी, क्योंकि मैं भी 13 साल से समाज से कमा के खा रहा हूँ। नहीं, मैं आपको आपसे एक बात ये निवेदन करता हूँ कि ठीक है, व्यवहारिक पक्ष अपनी जगह होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका शोषण हो रहा है, आपके हितों को, चाहे कोई भी समाज हो, मेरा भी समाज क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो उसमें बाधा दे रहा है तो फिर व्यक्ति के पास एक रास्ता रहता है, वही रास्ता रहता है, उसमें जाना भी पड़ता है, और उसमें सामने वाले पक्ष के पास भी एक स्पेस रहता है कि वो आपके मतलब जो लोग आपके फोन से आपको जवाब नहीं दे रहे हैं, हो सकता है वो न्यायिक प्रक्रिया में अदालत के सामने आपको जवाब दे, ये भी तो होता है। तो देना ही पड़ेगा साहब। तो कुछ लोग आगे तो कौन बड़ा है? बिल्कुल, मैं तो बड़ा कोई भी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपसे एक बात ये कह रहा हूँ कि कुछ लोगों ने सेटल कर लिया है और आने वाले 2-3 दिन के अंदर में कुछ लोगों का पेमेंट होना है। साहब ये बात तो मैं आपके मुंह से नहीं सुन रहा हूँ, मैं ये बात पिछले 5 महीने सुन रहा हूँ। अगले हफ्ते में हो जाएगा, पिछले 5 अगले हफ्ते हम आ रहे हैं, कलकत्ता से हम इंजीनियर भेजेंगे, कलकत्ता से टीम आएगी, वो आपकी मेजरमेंट डिसाइड करेगी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर अगर हम कोई बात बोलते हैं तो हम किसी जिम्मेदार व्यक्ति की बात को लेकर के बोलते हैं, और अगर वो बात पूरी नहीं होती, अगर वो उस हिसाब से बात नहीं होती, तो फिर हमें वक्त भी नहीं लगता कि हम फिर उस बात का विश्लेषण आगे अपने वीडियो में करते हैं कि ऐसा कहा गया लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप मेरी बात को 1 मिनट के लिए किसी और बिंदु से नहीं सोच करके सुनना चाहेंगे तो एक बार बोलूं? हाँ बोलिए, क्या बात बोल रहे हैं? मेरे पास आज जबरदस्ती चिंडालिया के 3 फोन आए जी आज जी, और तीनों फोन केवल व्हाट्सएप कॉल पे हैं, जो आज तक हमने कभी उनसे की नहीं व्हाट्सएप पर। हमें जब उन्होंने मुझे मेरे ऑर्डिनरी नंबर पे फोन किया, हमने बात की,
पर बात हुई है। नहीं, अब रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करने का क्या मतलब साहब? अब रिकॉर्डिंग की बात हो सकती है ना, कि आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो लेकिन बात क्या हुई? कोई तथ्य सुलझा आपका? मैं कोई तथ्य नहीं सुलझा। मैंने उनसे यही निवेदन किया, भाई साहब मैं अभी बाहर हूँ और मैं वास्तव में बगरू में इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर में मेरा एक मणिपाल यूनिवर्सिटी के पास एक प्रोजेक्ट चल रहा है, वहाँ पर था, वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो मैंने उनको कहा भाई साहब मैं अभी आपसे बात नहीं कर सकता, मैं शाम को फ्री होके घर पहुंच के आपसे बात करता हूँ। चलिए आप बात कीजिएगा। देखिए मैंने उनसे बात की तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। अच्छा, आपने फिर फोन किया तो उन्होंने नहीं उठाया? अभी आने के बाद आपके फोन से 10 मिनट पहले उनको फोन किया है जी। आप टाइमिंग मिला लेना, देख लेना। नहीं, कोई उन्होंने मेरा फोन रिसीव नहीं किया। ठीक है, कोई कारण रहा होगा, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पे कॉल नहीं करनी है ना, मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे सारे 8 वेंडर्स हैं वो खा गए साहब। जयपुर में मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराने की बात करने लगे, तो कल तक मेरे एक जुबान पे उठ के भाग जाते थे। लेकिन कहाँ, देखिए बताया जा रहा है कि आपके जो लोग हैं जिनको पैसा लेना है वो सेटल कर रहे हैं, वो पैसा लेने वाले हैं। सेटल नहीं कर रहे हैं साहब, आप समझिए, उनको सेटल करने का तरीका समझाऊं आपको कैसा कर रहे हैं। दीपक जी पिंचा का फोन आया मेरे घिसाई वाले के पास, जो भी संस्था के वहां पर प्रभारी हैं समाधि के, महासभा की ओर से। उनका फोन आया कि रामस्वरूप घिसाई वाले आ जाओ, जयपुर से समाधि पे आ जाओ, आपका बिल चेक करेंगे और हाथों हाथ पेमेंट कराएंगे। उसका बिल था 1,42,000 रुपए का, जिसको हमने अर्जेंट बुलवाया था रेट तय करने के बाद जी। रात को उसने 5-6 बच्चों ने उसके मशीन ला कर काम शुरू किया, काम खत्म कर दिया, काम निपटा दिया और बिल बनवा दिया। पहला बिल बनवाया बजरंग जी सैन ने, वो बिल बना करके या साइन करके बजरंग जी को देके और 5-6 दिन बाद चला गया काम खत्म करके। जाने के बाद में उसका जब हमने बिल के लिए वापस पेमेंट के लिए तकाजा किया, जैसे अभी अब सभी के लिए कर रहे थे, उन्होंने कहा यार इसका बिल में कोई लोचा है, इसको आप दोबारा चेक कराएंगे। ठीक है, आप करा लीजिए। 4 महीने 4.5 महीने बीतने के बाद उसको अभी विगत 15-20 दिन पहले समाधि पे बुलाया वापस, बाप और बेटे को, और उनको ये कहा कि भाई ये नाप कराओ। नाप करा दी। उन्होंने कहा ये तो तेरा काम अधूरा है, ये पूरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं, जो काम किया उसका पैसा देना है और जो नहीं किया कटेगा, ये तो वाजिब बात है। जो नहीं किया उसका कैसे पैसा मिलेगा? नहीं देना चाहिए। मैं भी नहीं जाऊँ, मेरे भी अगर कोई शायद खुद की होती नहीं दूंगा। जो काम किया उतने का पैसा मिलेगा। वो 5,000 फुट लिख देगा तो लिखने थोड़ी पैसे मिलेगा जी। अगर उसने 2,000 फुट किया 2,000 का मिलेगा जी। रही बात है इसकी, रेट जो तय की थी यहाँ जयपुर से बैठा करके रेट तय करके भिजवाया, आदमी को काम करवा लिया। अब उसको कहते हैं उसने बिला 15 रुपए की रेट है ग्रेनेड पुलिस की पैसा तय करके लिख करके एग्रीमेंट करके उससे बात किया, साइन करा के उसका एग्रीमेंट अपने पास रख लिया, उसको दूसरी कॉपी दी नहीं। अब उसको बुला करके उसके बेटे को बुला करके समाधि पे नाप जोक करके उसका बिल जो भी था 5,000, 4,000, 3,000 जो भी था वो फाइनल करके उसे कह दिया भाई तेरे को तो हम 8 रुपए की रेट से पेमेंट करेंगे। वो बोला वैसा मेरी बात ही इतने की नहीं हुई थी पैसे, इसलिए थोड़ी क्या 8 रुपए में जयपुर में नहीं करता। बाजार की रेट क्या चल रही है भाई साहब? ग्रेनाइट पुलिस की बाजार की रेट 12 रुपए है और वो चूंकि सरदार शहर में है इसलिए 2 रुपए उसने ज्यादा लिए, ज्यादा मांग लिए, तो कहाँ गलती करती उस बच्चे ने? चलिए ठीक है, आपकी बात ठीक है ना। अब उसको 60,000 रुपए देके, आप सुनिए मेरी बात, उसको 60,000 रुपए हाथों हाथ उसके खाते में 10 मिनट में ट्रांसफर करवा करके और उसे साइन करवा लिए गए कागज पर। नहीं साइन हो गया, कोई फोर्सफुली साइन थोड़ी होगा। फोर्सफुली करवाया ना दीपक सिंह ने साहब। मैं आपको आप चाहें तो मैं दोनों बाप बेटे गए थे, मैं आपको उनको कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेके बात करा दूं। नहीं मेरा ऐसा कोई, मैं झूठ बोलता हूँ तो नहीं मैं तो किसी का अधिकार नहीं मानना चाहता। देखिए, और मैं संस्था के अंदर से फालतू बर्डन भी नहीं डालना चाह रहा था, लेकिन संस्था के पदाधिकारी ने किस तरह काम करना चाहा। आप मुझे बताइए, आप गुर्जर की बात बोल रहे हैं? रामस्वरूप जी गुर्जर की? रामस्वरूप गुर्जर, हाँ जी साहब। हाँ जी। तो इनको जो पेमेंट मिला है क्या इनकी सहमति नहीं थी? सहमति कहाँ थी साहब? सहमति होती तो पैसे देने के बाद वो मेरे घर लेने के बाद मेरे घर क्यों आया? आपके घर आया कि और बाकी का आपसे लेना है? हाँ आपसे लेना है, आप लेके गए थे भाई साहब, आपने बुलवाया था हमारे को। तो मैं आपके पास एक स्पेशल रिकॉर्डिंग है भाई साहब उसकी। समाधि में जाने के बाद विनोद जी बैद ने उन आदमियों को इस तरीके से धमका करके बोला है कि तुमने पता नहीं क्या क्या घपले कर रखे हैं वहाँ पर।
अरे साहब आपको पता था तो फिर क्यों करवाया काम? नहीं करवाना चाहिए था ना, मना करते थे आप, दूसरे आदमी बुला लेते। तब तो क्या था, आपको इसका लोकार्पण करवाना था, तो किसी भी तरीके से एक बार काम शुरू करवा के खत्म करवाना है। देखिए बात नैतिकता की है। हाँ। ऐसा भी नहीं है कि अगर हमको काम करवाना है तब तो हम अलग भाषा में बात करें, काम हो जाए तो अलग भाषा में बात करें। ये बात भी उचित नहीं है। ये बात भी उचित नहीं है और ये बात भी उचित नहीं है कि अगर आपको पता चल जाए कि इनका काम बाकी है, इनको अर्जेंट काम करवाना है, इसलिए हम जो चाहे मांग लें, ये भी उचित नहीं है। दोनों चीजें उचित नहीं है। और मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ, रामस्वरूप जी गुर्जर की बात आपने कह दी, एक दो नाम और हैं जो सेटल कर लिए हैं। एक व्यक्ति से मैं बात कर चुका हूँ, वो तैयार भी हैं लेने के लिए। तो कहने का मतलब ये है चेतन जी कि आपकी बात अब जैसा कि आप कह रहे थे कि महासभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे थे, तो मुझे विश्वास है अब आपकी खुली बात गई है, इसको भी वो सुनेंगे और वो उस पक्ष को भी देखेंगे। मेरा एक निवेदन और सुनेंगे साहब आप? जी बोलिए आप। मैंने जो भी आपको पत्र भेजा है या समाज के और अन्य किसी व्यक्ति को भेजे हुए हैं, उनमें सब में हर व्यक्ति का नंबर भेजा हुआ है। बिल्कुल भेजा है, तभी हमने। और मेरे साथ जो जुड़े हुई जो 8 टीम थी ना, उस टीम में 8 के 8 व्यक्ति, इससे कोई ज्यादा सक्षम व्यक्ति नहीं था, केवल एक पेंटर नासिर खान को छोड़ के जी। वो व्यक्ति वास्तव में बहुत सक्षम है, जयपुर में बहुत बड़ा काम है उसका और अच्छा व्यक्ति है, मतलब व्यवहार कुशल भी है। उस व्यक्ति ने केवल जुबान पे काम कर दिया। उसने मुझे आगाह भी किया था कि काम रोक दो, पैसे आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं, काम करना है, गुरुदेव का काम है, बात खराब नहीं कराएंगे, पैसे सब आ जाएंगे, संस्था काम है। संस्था ने मेरे साथ कभी 13 साल में धोखा नहीं किया। लेकिन उनकी रेट में काफी फर्क था क्या? बिल्कुल नहीं था, कतई नहीं था। नहीं था। सरदार शहर की लोकल टीम से एस्टिमेट बनवाया था जब्बर जी चंडालिया ने 15 दिन पहले काम शुरू करने से। 13 लाख रुपए का एस्टिमेट था बार के काम का। उसके बाद म्यूजियम बना, म्यूजियम के अंदर के काम का काम और रेट दोनों अलग चीज थी। पुरानी दीवार पर अगर पेंट हो रखा है, उसको पेंट करना है, उसका एस्टिमेट अलग होगा। नई दीवार बनी है, उस पर नया काम होना है, ग्राउंड बनेगा, बेस बनेगा, उसकी रेट अलग होगी। नेचुरल सी बात है, माल ज्यादा लगेगा, मेहनत ज्यादा लगेगी। उसने एस्टिमेट और कोटेशन सारा का सारा लिख करके जब्बर जी चंडालिया के ऑफिस में दे करके आया हुआ है। आज उसको विवाद का रूप दे रखा है। नासिर खान का तो बहुत ज्यादा एस्टिमेट हो गया, 13 लाख का दिया था, आज 26 लाख का कैसे हो गया? अरे साहब, आपने काम करवाया है, उसका तो होना ही है। मतलब 13 लाख का एस्टिमेट आपको सरदार की लोकल टीम ने दिया था, जो जब्बर जी चंडालिया ने कहा। मैंने कहा भाई साहब 13 लाख में वो कर रहा है ना, इसको 8 रुपए फुट की रेट बोला है वो सरदार का आदमी, तो इसको अपन 7 रुपए 90 पैसे देंगे, 7 रुपए 80 पैसे देंगे। और वो करवाया है मैंने काम उस तरीके से। 25 पैसे कम में उसको काम दिया है हमने। चेतन जी, आपकी बात भी जा रही है और मैंने आपसे पहले भी कहा, मैंने महासभा के महामंत्री साहब से भी बात की थी और मुझे उन्होंने इस बात का इश्योर किया था कि हम किसी का एक पैसा भी जायज रखेंगे नहीं और नाजायज हम एक पैसा देंगे भी नहीं। वो बात हम कोई मांगेंगे भी नहीं। आप कम से कम आके बैठ के उसको जस्टिफाइड तो करेंगे ना। कब करेंगे? आज 5 महीने हो गए मेरे पास सारे वेंडर्स, केवल एक पेंटर नासिर खान को छोड़ के सारे गरीब तबके के लोग हैं जो रोजाना कमाते खाते हैं। इन्होंने मेरे उन आदमियों को सबको तोड़ दिया मेरे से। आज वो लोग मेरे लिए इतना बुरी गलियां बकने लगे बाजार में कि मेरी इमेज की ऐसे कर दी। मुझे 28 साल हो गए जयपुर में काम करते हुए। चलिए, और हम जब्बर जी चंडालिया के विश्वास में जाके वहाँ काम करके आते हैं। मैंने तो आज 10 महीने हो गए, मैंने तो 1 रुपया नहीं मांगा आज तक समाज से। आप मेरा मत दो, कम से कम इन लोगों का दो जिनको तय किया था आपने। आप बुला के उनको धमका के 1,42,45,000 रुपए का हिसाब, उसको 60,000 रुपए देके भगा रहे हो। ये तरीका है हिसाब करने का आप लोगों का? ये गलत है साहब। नहीं, ठीक है, आप मजदूर की मजदूरी समय पे दे देते। अच्छा ये होता जिस दिन लोकार्पण हुआ उसके 10-15 दिन बाद ही सभी को बुलाते, सबके सर पे हाथ रखते, कंधे पे हाथ रखते, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, जो भी 10, 20, 50 हजार कम करने से कर कुरा के हिसाब करते थे। आज 5 महीने बाद मुझे सोशल मीडिया पे आना पड़ा। चलिए, आपकी बात देखिए, परमात्मा जज है, कौन गलत है कौन सही है वो परमात्मा देखेगा, गुरुदेव देखेंगे। मैंने तो वहाँ पर तो उस ऑरा को महसूस किया है गुरुदेव की। मैं वहाँ बैठ के 2-2 घंटे मेरे
आराम से रात रात पर बैठ के मैंने वहाँ समाधि पर, खुद समाधि पे स्थल के ऊपर बैठ करके गुरुदेव ने महसूस किया है, मुझे भी महसूस हुआ है। वो देखेंगे परमात्मा जो करेंगे वो सबसे अच्छा रहेगा। मुझे उसके लिए अलावा कोई और किसी विश्वास भी नहीं है। समाज के पास मैंने सोशल मीडिया के थ्रू एक ये मेरी प्रार्थना डाली थी। चलिए, क्योंकि मेरी यहाँ पर आपने चूंकि हमारे से ये एक अपेक्षा की थी, इसलिए हमारी एक जिम्मेदारी थी कि हम आपकी बात को लेते, लेकिन चूंकि कुछ तथ्य गंभीर थे इसलिए हमें थोड़ी तफ्तीश भी करनी थी। हमने जो क्रॉस क्वेश्चन जो हमारी नजर में थे वो हमने आपके सामने रखे, आपने अपने हिसाब से जवाब दिया। और महासभा के जो मंत्री जी हैं उनका पक्ष बिल्कुल साफ है कि जायज पैसा रखेंगे नहीं, नाजायज पैसा। महामंत्री जी साहब बात करने को राजी नहीं है। उनके दिमाग में यदि कोई चीज बैठ चुकी है कि नहीं ये आदमी तो कमीशन बाज है। चलिए, हम इसी वीडियो में यदि मैंने वहाँ समाधि के काम के पैसे किसी भी संस्था से, किसी भी एजेंसी से, किसी भी वेंडर से, यदि मैं हिंदू धर्म से संबंध रखता हूँ, हिंदू धर्म का पैदाइश हूँ, यदि मैंने 1 रुपए भी कमीशन के बात करके पैसा लिया हुआ हो या पैसा ले लूंगा या बात की हुई है तो मैं गाय का मांस खाऊं साहब। इससे ज्यादा मैं और कोई अपना सफाई के बारे में आपको नहीं कह सकता। चलिए, आपने अपनी बात कही और मुझे विश्वास है कि महासभा के जो हमारे माननीय पदाधिकारी हैं, बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं, वो आपकी इस पूरी भावना का भी चिंतन करेंगे। उसके बाद में भी अगर उनके मन में कोई सवाल होगा, मैं आपको एक और बात बताऊं, मेरे उसी विषय की बात। जी, आप सुनना चाहेंगे? 2 मिनट है आपके पास तो आप बोलिए ना। वीडियो चल रहा है। समाधि पर जो मैंने काम किया, जो हमने मेहनत की, उसके अलावा हमारे पास तेरापंथी भवन सरदार शहर के अंदर, जहाँ गुरुदेव के उसके पीछे पंडाल बना हुआ था जी, वहाँ प्रोग्राम हुआ 15 दिन के लिए। उसका एक पंडाल लगाने का, टेंट का, इवेंट का जो काम था, पूरा प्रायोजन एक समीर बवेल नाम के व्यक्ति को दिया गया था। चलिए, नाम मत बताइए, आप बताइए किसी को दिया गया था। हमारा नाम बताना किसी का उद्देश्य नहीं। उसके रिगार्डिंग वहाँ कुछ सिविल का काम निकल गया हाथों हाथ। स्टेज बनना है, स्टेज पर टाइल लगनी है, रैम्प बनना है, पेंट होना है, कूलर लगेंगे, कूलरों की लाइन, पाइप लाइन, परमानेंट लाइन डलेगी, सीवर लाइन डलेगी, बाथरूम बनेंगे। उनके रिगार्डिंग मेरे को जब्बार जी ने संपर्क किया और कहा चेतन जी ये काम आपको करना है। मैंने करवा देंगे भाई साहब। मैंने हाथों हाथ 25 आदमी जयपुर से भिजवाए और वो काम करवाया, रात दिन खड़ा होने के खड़ा। चलिए, आपने अगर अच्छा और किया। वो जो तय किया हुआ काम था, जब्बार जी ने खुद ने जिम्मेदारी ली थी। आज तक जब्बार जी ने उस समीर बावेल के पेमेंट को, जो 85 लाख में इवेंट का काम तय था, उसमें से 20 लाख रुपए खुद लेकर के घर आ गए और आज तक ना तो उसको पहुंचा है ना मेरे पास पैसा आया। ये समाधि के अलग पेमेंट की बात है साहब। इसलिए पीड़ा है मुझे इस व्यक्ति से, इस समाज से। हम मेहनत कर रहे हैं, रात दिन जग रहे हैं, भग रहे हैं आपके लिए, आपकी इज्जत के लिए, कि आपकी प्रतिष्ठा हमारी प्रतिष्ठा है और आप हमारे साथ ऐसा करेंगे। चलिए, 10 महीने हो गए मेरे को 1 रुपया मांगे आपसे। ठीक है, आपके मन की भावना जा रही है और मैं ये निवेदन करता हूं कि सभी संबद्ध पक्ष सही रूप से गौर करते हुए, आंतरिक रूप से समझते हुए जो उचित निर्णय हो वो उचित निर्णय करें। और चेतन जी, आप भी पुनर्मूल्यांकन जरूर कीजिएगा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई और महासभा के हमारे सम्मानीय पदाधिकारी भी इस बारे में गंभीरता पूर्वक विचार करके इस मसले को निर्णयात्मक स्थिति में लेकर अनजाने में या जानबूझकर भी अगर मैंने कुछ किया कहा होगा, मुझे जहाँ भी संस्था या महासभा आदेश देगी मैं वहाँ अपने नतमस्तक होकर के क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए, ये बात भी आपने कही और आपकी अपील भी जा रही है, हमारा निवेदन भी जा रहा है। हमारा मकसद किसी पर आक्षेप लगाना नहीं है और नहीं किसी की सुनवाई करना है। हम सिर्फ सूचनाओं के प्रेषण का काम करते हैं। हम निर्णायक नहीं हैं, हम जज नहीं हैं। ये बात मैं हमेशा कहता हूं। आपने अपनी माध्यम से मेरी बात यदि समाज तक पहुंचती है, मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा आपका। समाज तक भी पहुंचेगी और सबसे बड़ी बात है कि उन तक पहुंचे जिनको निर्णय करना है। हमारा काम समाज तक पहुंचे न पहुंचे ये कोई बड़ा वो नहीं है कि ये बात समाज तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन उन तक पहुंचे
वो गंभीरतापूर्वक विचार करें। अगर उनके मन में आपके प्रति कोई गलतफहमी है वो दूर हो, और संवाद होना चाहिए। हम इस बात को मानते हैं, संवाद मैं होना वही कह चाहिए। रहा हूँ, अगर समाज ही नहीं हुआ आज तक। अगर आपके मन में कहीं कोई लोकार्पण के बाद से आज तक कोई पदाधिकारी वहाँ आके कम से कम कंधे पे हाथ रख देते कि हाँ बहुत बढ़िया हो गया चेतन जी, आपने, आपकी टीम ने बहुत शानदार काम कंधे पर हाथ रखने से आपकी समस्या नहीं सुलझेगी। कंधे पर हाथ चाहे न रखें, अगर आपको लगता है कि आपने मेहनत की, आपने श्रम किया, आपका जायज बनता है, तो सबसे पहले वो होना चाहिए। और नहीं बनता तो आपको समझाना चाहिए, भैया यहाँ पर आपने गलत किया है। ये हमारे तो लेबर जो आदमी वेंडर्स थे वो सब के सब दुखी होके आए हैं। लेकिन कुछ भगवान नहीं लोगों ने, करे कोई ऐसी बद्दुआ किसी को लगे। इसका मतलब आप यह कह रहे हैं कुछ लोगों ने जो सेटल किया है वो भी मजबूरी में किया है, दुखी भाव मजबूरी में किया था, बुला करके आपने उनको काम धंधा छोड़ करके 2 दिन अपना यहाँ से हेल्डअप करके 2000 रुपए की हाजिरी छोड़ के दोनों बाप बेटे गए हैं, और आप उनको धमका करके सेटल करा रहे हो। मारपाल वाले को बोल दिया है तेरा ये बनता है ये ले ले, धमकाने भाई साहब ये तो दो। क्यों? उसने यही कहा भाई साहब ये तो दो। आप बिजली वाले को कहा हाँ भाई ये पैसा, भाई साहब ये बनते हैं। आपने कहा था हाँ करवा देंगे, अभी आप क्या हुआ, अरे नहीं यही होगा, आप तो यही कर ले तो ठीक है भाई ये तो दो। ये कह करके सब व्यक्तियों ने ये बिल और ये सब एग्रीमेंट मुझे क्यों मुहैया कराया वापस ला करके अपने आप से, आप इसका कोई कारण समझ सकते हैं? इसीलिए किए कि भाई साहब ये कहाँ ले जाए, आप हमारे को कहाँ फंसा दिया, ये कह रहे हैं इस समाज के लिए, ये गलत बात है। चलिए, आपने अपनी बात रखी है और बात जा रही है। मेरा पुनः निवेदन वही है, मैंने भी कल से थोड़ी तफ्तीश की थी, जो मेरे सवाल थे मैंने आप तक रखे, और ये चूंकि ये विषय मेरा नहीं है, आपने सिर्फ अपनी बात रखी थी, इसलिए पढ़ने के बाद मुझे लगा कि इस विषय की तफ्तीश करने के बाद ही आपसे बात करनी चाहिए। और जितना मैं कर पाया, मेरी जितनी बुद्धि और जितना विवेक है, उस आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूं और आपने अपनी बात रखी है। हमारा मकसद किसी पर कोई आरोप आक्षेप लगाना बिल्कुल नहीं है, और न ही हम निर्णायक हैं। हमारा काम है सूचनाओं के प्रेषण का। संबंधित पक्ष मिलकर के संवाद स्थापित करें और सद्भावना के साथ निर्णय करें। हमारी यही अपील है और हमारी यही कामना है। चेतन जी, हमने आपसे सवाल पूछे, इसका मतलब कतई यह न सोचिएगा कि हम आप पर आरोप लगा रहे हैं। हमारा कोई आरोप नहीं है। सवाल जो उठते थे वो हमने आपसे पूछे थे। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी बात कही, बहुत बहुत आभार। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूँ। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, धन्यवाद।